Okay. So very good morning to all of you all. I said good morning everyone. So today we are going to revise chapter number 5 and chapter number 6 in detail. Okay, I would request every one of you all to please sit straight like good children and revise along with me. जितना आप मेरे साथ बोलोगे उतना आपके माइंड में रिटेन रहेगा. Finally at the end of the day, only conceptual clarity is not going to give you marks because this is not a 100 marks MCQ based paper. 70 marks आपका 100 में से सब्जेक्टिव है, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ लर्न करना और लर्न करने के साथ साथ राइटिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. एंड दैट इज व्हाई दिस रिविजन इज बीइंग कंडक्टेड फॉर ऑल. सो प्लीज टेक द मोस्ट ऑफ दिस रिविजन. और जो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है रिविजन करने के बाद, उसका तो कोई माप ही नहीं है. सो दैट इज व्हाई इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू ऑल that please pay attention in the revision process. Believe me and believe in this methodology. Instead of going to a new topic, it is always better to first revise whatever is being done and then start with a new topic. And that is why first we are revising chapter number 5 and chapter number 6. आप लोग जानते हो chapter number 5 जो है Companies Act का, this talks about deposits. It's a very small chapter वैसे तो section wise, but there are a lot of rules in this chapter. But हम तो act नहीं, हम तो law पढ़ रहे हैं, और इसीलिए act के साथ साथ क्या हमको rules भी पढ़ने होंगे. अरे हाँ है ना. तो act के साथ साथ rules पढ़ना भी important होता है. तो जब मैं ये chapter की revision कर रही हूँ, ये chapter के sections के साथ साथ all the rules are also going to be revised, starting with the first point, and that is, please keep your costing books inside. Okay, starting with the first section, and that is section number 73. Section 73 talks about, everyone please keep quiet. Only thing that you're going to talk about are these sections. That's it. Nothing else. Okay. So 73 talks about acceptance of deposits from your members. Ab samjho. Deposits can either be accepted from the members or from the public. Deposits can either be accepted from the members or from the public. Every company, whether it is a private company, public company, public eligible company, public non-eligible company, can accept deposits from its members. But only an eligible public company can accept deposits from the public. कब माना जाएगा कि आपकी कंपनी एलिजिबल है? बताइए मुझे. आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है, आपकी कंपनी का नेट वर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है और आपकी कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा, तो ऐसे केस में आपकी कंपनी को माना जाएगा एज अ एलिजिबल पब्लिक कंपनी. ओनली एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन गो टू द पब्लिक टू रेज मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स. चलो अब सवाल ये उठता है, अगर मेरे को डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने भी है, कितना वो अमाउंट होगा जो मैं डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट कर सकती हूँ? एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले तो आपकी कंपनी एलिजिबल पब्लिक कंपनी है. अब इसमें भी दो कैटेगरीज है, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट 35% ऑफ व्हाट? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम. ये पैसा चाहे आप पब्लिक से लो या मेंबर्स से लो, फर्क नहीं पड़ता. 35% की लिमिट इज एन ओवरऑल लिमिट. चलो अगर मेरी एलिजिबल पब्लिक कंपनी है बट इट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, तब क्या है? इट इज 10% फ्रॉम द
and 25% from the public. Yes or no, guys? This 10 and 25% is a percentage of paid up share capital plus free reserves plus securities premium. मेरी पब्लिक कंपनी है बट इट इज नॉट एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी. क्या मैं आउटसाइडर से कुछ ले सकती हूँ? पब्लिक कंपनी है फिर भी पब्लिक के पास नहीं जा सकती. इस चैप्टर में नहीं चलेगा. यहाँ पे आप पब्लिक के पास तभी जा सकते हो ओनली व्हेन यू आर एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी. सो इफ योर कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी बट इट इज नॉट एलिजिबल, तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स आप पब्लिक के पास तो नहीं जा सकते बट मेंबर्स से आप ले सकते हो अप टू 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम इन द वे ऑफ डिपॉजिट्स. नेक्स्ट, योर कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी का तो सवाल ही नहीं होता. आप तो आउटसाइडर के पास जा ही नहीं सकते हो बट मेंबर्स से आप पैसा ले सकते हो अप टू व्हाट? Along with that, even unspecified IFSC public company can raise money in the form of deposits up to 100%. 100% of what? Paid up share capital plus free reserves plus securities premium. अच्छा, मेरी प्राइवेट कंपनी है which is a startup. Okay, as defined by DPIIT. या तो मेरी प्राइवेट कंपनी है जिसने 3 कंडीशन एक साथ पूरे किए हैं. माई कंपनी इज नॉट अ सब्सिडरी और नॉट एन एसोसिएट फॉर एनी अदर कंपनी. मेरी कंपनी के आउटस्टैंडिंग लोन्स डू नॉट एक्सीड 2 times of the paid up share capital or 50 crores whichever is lower. And the company has not defaulted in repayment of any loan. Yes or no, guys? ये तीनों भी कंडीशन अगर आपने एक साथ पूरे किए हैं और आपकी प्राइवेट कंपनी है तो ऐसे केस में देयर इज नो लिमिट on accepting money in the form of deposits from your members. So basically 35, 35, 100, 100, unlimited, unlimited. Okay, eligible public company, private company, public IFSC company, private company which is a startup and private company which has fulfilled 3 conditions together. So this is the limit of accepting money in the form of deposits. कौन पब्लिक के पास जा सकता है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी. और बाकी एलिजिबल पब्लिक कंपनी भी अगर वो चाहे पब्लिक के पास ना जाते हुए मेंबर से भी पैसा एक्सेप्ट कर सकती है. कौन पैसे रेस कर सकता है और किससे रेस कर सकता है और कितने अमाउंट तक रेस कर सकता है वो इस चार्ट में क्लियर हो गया. कौन पैसे डिपॉजिट के रूप में रेस कर सकता है, किससे पैसे रेस कर सकता है और कितने अमाउंट तक रेस कर सकता है वो ये चार्ट से हो जाता है कवर. बट नाउ द मेन क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिपॉजिट्स? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिपॉजिट्स? क्या ये समझना भी इंपॉर्टेंट है या नहीं है? अब ऐसे केस में डिपॉजिट की डेफिनेशन जो है वो कहती है एनी अमाउंट दैट यू हैव रिसीव्ड. Any amount that you have received, whether in the form of a deposit or loan or any other form, is going to be considered as a deposit. But it does not include certain amounts as may be prescribed. और क्या ये अमाउंट प्रिस्क्राइब हुआ है जिसको हम डिपॉजिट कंसिडर नहीं करेंगे? तो कौन से अमाउंट को हम डिपॉजिट कंसिडर नहीं करते? एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, और एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन फ्रॉम अ बैंक or a loan from a public financial institution or inter-corporate borrowings is not going to be considered as a deposit. वापस से ये 5 पॉइंट्स बोलो तो पहली कैटेगरी में any amount received by central government, state government, local authority, foreign government,
बैंक लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटर कॉर्पोरेट बोरोइंग. ओके, ये भी चाहता है कि आप बिगर देखे बोलो, अपने आप शिफ्ट हो जा रहा है. नेक्स्ट सेकेंड कैटेगरी जो है, सेकेंड कैटेगरी उसमें क्या हुआ है? एनी अमाउंट दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द इशुएंस ऑफ कमर्शियल पेपर्स, सब्सक्रिप्शन फॉर सिक्योरिटीज, secured bonds or secured debentures or compulsory convertible debentures within a period of or any amount received by the issuance of non-convertible, non-secured debentures which are going to be listed on a recognized stock exchange. अब देखो, अगर कंपनी ने कमर्शियल पेपर इशू करके पैसा रेस किया है, ये रिसीट ऑफ मनी को हम डिपॉजिट कंसिडर नहीं करेंगे. अगर आपकी कंपनी को सिक्योरिटीज के सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन मनी मिला है, ये भी एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट कंसिडर नहीं होगा, प्रोवाइडेड आपने सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट कर दिया है विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज. सुनो ना मेरी बात, 60 डेज तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, आपको हमने अभी भी 15 दिनों का बफर पीरियड दिया है. इन 15 दिनों के अंदर आप ये पैसे लौटा देना. ऐसा नहीं होता है 60 डेज खत्म हो गए तो अगले दिन से वो अमाउंट डिपॉजिट माना जाएगा. यू हैव अ बफर पीरियड ऑफ 15 डेज टू रिफंड दिस अमाउंट. हाँ, 15 दिनों में अगर आपने रिफंड नहीं किया तो 15 दिन खत्म होने के बाद दिस अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट. और उसमें एक छोटा सा पॉइंट था, जिन्होंने लेक्चर्स अच्छे से किए हैं उनको याद होगा कि अगर आप ये मनी किसी दूसरे रिसीवेबल से एडजस्ट करते हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ रिफंड. इन शॉर्ट, इफ यू हैव एडजस्टेड इट and it's not considered as a refund, means it will be considered as a deposit. और ये सेक्शन, ये चैप्टर अब हो जाएगा एप्लीकेबल. आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो जो सिक्योर्ड है, नॉन सिक्योर्ड है, फर्क नहीं पड़ता है. दिस इज डिबेंचर. सेक्शन 71 अट्रैक्ट होगा. चैप्टर नंबर 5 रिलेटिंग टू डिपॉजिट्स अट्रैक्ट नहीं होगा. तो इसमें ये 4 पॉइंट्स बताओ कौन से पॉइंट्स है जहां पे रिसीट ऑफ मनी इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डिपॉजिट. बोलो तो. कमर्शियल पेपर इशू करके पैसा मिला है, वो डिपॉजिट कंसिडर नहीं हो. नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन फॉर सिक्योर, वो 60 और 15 डेज को याद कीजिए. नेक्स्ट, इशू ऑफ सिक्योर्ड बॉन्ड्स, सिक्योर्ड डिबेंचर्स और कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विद इन अ पीरियड ऑफ, या तो फिर नॉन सिक्योर्ड, नॉन कन्वर्टेबल लिस्टेड डिबेंचर्स इशू करके भी जो पैसा मिला है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ डिपॉजिट. नेक्स्ट, एनी अमाउंट दैट इज रिसीव्ड बाय निधि कंपनीज, चिट फंड कंपनीज, बाय अ स्टार्टअप कंपनी. बट ये स्टार्टअप कंपनी को जो पैसा मिला है 25 lakhs या उससे ज्यादा मिला है बाय वे ऑफ अ कन्वर्टेबल नोट इन अ सिंगल ट्रांच, एक सिंगल ट्रांजैक्शन में ये पैसा मिला है, तब भी ये पैसा डिपॉजिट की तरह कंसिडर नहीं होगा. एनी अमाउंट रिसीव बाय कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और venture capital funds or mutual fund companies is not going to be considered as a deposit. Next, पैसा डायरेक्टर ने लाया है, या तो डायरेक्टर या उसके रिलेटिव ने लाया है. इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, ये भी रिसीट ऑफ मनी इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ डिपॉजिट. आपके एम्प्लॉय ने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, okay, and this security deposit shall not exceed his annual salary. And last is promoter ने कंपनी में पैसा डाला है as a loan. Why? Because there was a stipulation either by a bank or a financial institution. और जब तक ये लोन बैंक का या पीएफआई का जिंदा है, आपका भी एज अ प्रमोटर दिया गया लोन जिंदा है. उनको रीपे किया है, प्रमोटर को भी रीपे करना जरूरी है. तो ये रिसीट ऑफ मनी बाय द प्रमोटर इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ डिपॉजिट. और लास्ट कैटेगरी जो कहती है आपने एज अ कंपनी किसी और का पैसा होल्ड करके रखा है इन द ट्रस्ट ऑफ समबडी एल्स एंड इट इज हेल्ड
विच इज नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग, तो ये रिसीट ऑफ मनी भी डिपॉजिट कंसिडर नहीं हो सकता. एंड एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ ट्रेड एडवांस, प्रोवाइडेड you are providing services or you are supplying the goods within a period of 365 days, then this receipt of money is not going to be considered as a deposit. So very good. अभी तक आपने क्या क्या रिवाइज किया है? कौन सी कंपनी किनसे कितने अमाउंट तक डिपॉजिट के रूप में पैसा कलेक्ट कर सकती है, और कौन सा रिसीट ऑफ मनी, ये सब रूल्स है, उनको हम डिपॉजिट कंसिडर नहीं करेंगे. अब हम जा रहे हैं टू द एक्चुअल सेक्शन, सेक्शन नंबर 73. अब डिसाइड कर लिया कि कंपनी जो है वो पैसा रेज करना चाहती है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स, फ्रॉम इट्स अच्छा, उसके भी पहले सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 वो ये बात कर रहा है, यस, कौन सी कैटेगरी के कंपनीज को ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं. कौन सी कैटेगरी की? बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी. सो दैट वाज सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 1. किनको एप्लीकेबल नहीं, कौन एग्जेम्प्टेड है बोलो तो? बैंकिंग कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज. वेरी गुड. सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज A to F बात करता है कि अगर आप मेंबर्स से डिपॉजिट के रूप में पैसा लेना चाहते हो तो कौन से कंडीशंस पूरे करने होंगे. सबसे पहले तो क्या आपको इशू करना पड़ता है सर्कुलर फॉर्म नंबर DPT1. दिस सर्कुलर शुड इट ऑल्सो बी रजिस्टर्ड विद द ROC within 30 days before its issue. Within 30 days before its issue. क्या आपको डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व क्रिएट करना मैंडेटरी है? अप टू व्हाट परसेंट? 20%. और ये DRR का पैसा हैज टू बी इन्वेस्टेड इन अ शेड्यूल्ड बैंक and can be utilized only for one purpose, and that is repayment of the deposits. हाँ, क्या D पॉइंट नहीं झाला नहीं, क्या D पॉइंट ओमिट हो चुका है? E पॉइंट कहता है कंपनी को एक सर्टिफिकेशन देना होगा कि वो चोर नहीं है और उसने चोरी नहीं. मतलब इन शॉर्ट कंपनी ने पहले भी डिपॉजिट के रूप में पैसा लिया था, बट सही समय के अंदर इंटरेस्ट भी और रीपेमेंट भी कर लिया है. अच्छा चलो, जस्ट इन केस आपने चोरी की थी तो ऐसे केस में यू हैव मेड गुड द डिफॉल्ट और 5 साल हो चुके हैं, आपने अभी तक वापस से ऐसा कुछ कांड दोहराया नहीं है, अब सुधर चुके हो और अब आपको सेकेंड चांस मिलेगा. ओके अच्छा, एक बात बताओ, ये सर्टिफिकेशन देता कौन है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर. क्या बात है. और अगर आपके डिपॉजिट सिक्योर्ड है, आप क्या करोगे? आपको आपके एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करना होगा. इवन इफ योर डिपॉजिट्स आर पार्शियली सिक्योर्ड, दे विल बी रिगार्डेड एज अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स. यस और नो गाइस? 73 में कुछ और बातें भी है, छोटी छोटी बातें, नहीं रूल्स तो है ऑफ कोर्स. सेक्शन 73 की मैं बात कर रही हूं. ये तो सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 था, सबसेक्शन 2 था. सेक्शन 73 सबसेक्शन 3 कहता है जैसे ही कंपनी ने डिपॉजिट के रूप में पैसा एक्सेप्ट किया है, समय समय के अंदर उसको इंटरेस्ट और रीपेमेंट टर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से देना होगा. सेक्शन 73 सबसेक्शन 4 कहता है अगर कंपनी ने डिपॉजिट का अमाउंट या इंटरेस्ट का अमाउंट देने में डिफॉल्ट कर दिया है तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स डिपॉजिटर NCLT के पास जा सकता है. फिर कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा
कोर्ट ने जितना भी समय दिया है उस समय के अंदर आपको रीपेमेंट करना होगा विथ इंटरेस्ट। और अगर डिपॉजिटर को कुछ लॉस हुआ है तो वो लॉस भी आपको मेक गुड करके देना पड़ेगा। और 73 सबसेक्शन 5 कहता है DRR का पैसा कोई भी दूसरे कारण के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये पैसा एक ही कारण के लिए इस्तेमाल हो सकता है, एंड दैट इज रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट्स। तो ऐसे करके सेक्शन 73 हमारा हो जाता है कंप्लीट। बट ये तो एक्ट कह रहा है, क्या हमको रूल्स भी देखने होंगे? हम तो लॉ पढ़ रहे हैं ना। डे 1 को याद कीजिए आपके क्लास को, एक्ट पढ़ने वाले या लॉ? सब्जेक्ट का नाम ही है कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है। तो यहां पे एक्ट के साथ साथ रूल्स पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, व्हाट इज द मिनिमम टेन्योर फॉर विच यू कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स? 6 months. And maximum tenure 36 months. Can you accept deposits for a tenure lesser than 6 months? But not lesser than 3. तो ये जो डिपॉजिट्स है जिसका टेन्योर 3 to 6 months है, it should not be more than 10% of the paid up share capital plus free reserves. सपोज आप प्री मैच्योर डिपॉजिट्स के लिए जाते हो, मतलब डिपॉजिट्स मैच्योर होने के भी पहले आपने आपका पैसा कंपनी से मांग लिया। आपका पैसा है, कंपनी को देना पड़ेगा, बट कंपनी ने भी तो कुछ कैलकुलेशन किया होगा ना। तो कंपनी क्या करेगी? आपको आपका पैसा देगी, बट जितना इंटरेस्ट वादा किया था उससे 1% लेस करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, हाँ है ना। सपोज आपने समय के अंदर डिपॉजिट को रीपे नहीं किया, क्या आपके ऊपर लग जाएगा पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट? एंड दिस विल बी एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। यस और नो गाइस? क्या? अच्छा ठीक है, हाँ है ना, पक्का। आपके डिपॉजिट्स का जो इंटरेस्ट है शुड नॉट बी मोर देन द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द RBI फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। यस और नो गाइस? जैसे ही आपने डिपॉजिट के रूप में पैसा एक्सेप्ट किया है डिपॉजिटर से, क्या आपको 21 डेज के अंदर वो पर्सन को डिपॉजिट रिसीट देना जरूरी है? क्या आप डिपॉजिट जॉइंट नेम में खरीद सकते हो? एंड जॉइंट डिपॉजिटर्स कैन नॉट बी मोर देन 3। अगर आपकी इच्छा है ये डिपॉजिट के लिए, क्या आप नॉमिनी भी अपॉइंट कर सकते हो? अरे हाँ है ना। और हर कंपनी को क्या एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है रिलेटिंग टू द डिपॉजिट्स दैट इट हैज एक्सेप्टेड। अरे बोलो ना। एंड प्लस every year you are supposed to file a return of deposit. Every company has to file this return of deposits with the ROC form number DPT3 on or before the 30th day of June every year. Yes or no guys? अरे बोलो ना। जो टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है उसको आप अल्टर नहीं कर सकते। आपने अगर डायरेक्टर से पैसा लिया है या प्राइवेट कंपनी के केस में डायरेक्टर या उसके रिलेटिव से पैसा लिया है तो नोट्स टू अकाउंट्स में इस बारे में डिस्क्लोजर देना जरूरी है। ये पैसा डिपॉजिट नहीं है, अग्रीड, बट इस बारे में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स में इस बारे में डिस्क्लोजर देना क्या जरूरी है। सो दिस वाज अबाउट 73 एंड इट्स रूल्स। बट क्या एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से, आउटसाइडर से डिपॉजिट के रूप में पैसा एक्सेप्ट कर सकती है? तब वो कौन सा सेक्शन फॉलो करेगी? सेक्शन नंबर 76। पहली बात तो बताओ, कब माना जाएगा कि आपकी कंपनी एलिजिबल कंपनी है? व्हेन इट इज अ पब्लिक कंपनी। उसका नेटवर्थ कम से कम, या तो उसका टर्नओवर कम से कम, देखो कम से कम 500 करोड़ जब मैं कहती हूं ना, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? क्यों परेशान कर रहे हो यार उसको? तो किसने किया परेशान?
अच्छा एक बात बताओ, एग्जैक्ट 100 करोड़ मेरा नेटवर्थ है, एम आई एन एलिजिबल कंपनी? तो इट इज ईदर इक्वल टू और मोर देन, दैट इज इट शुड नॉट बी लेस देन, इट शुड ईदर बी इक्वल टू और मोर देन 100 और 500 करोड़ एज द केस मे बी. रेजोल्यूशन जब आप पब्लिक के पास जाते हो इज अ स्पेशल रेजोल्यूशन, इट इज अ, बट अगर आपके डिपॉजिट्स एंड अदर बोरोइंग्स आर नॉट मोर देन, ओके, नॉट मोर देन कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज फ्री, क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से बात बन जाएगी? आपको क्या क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करना पड़ता है, हाँ या ना? फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एंड दिस क्रेडिट रेटिंग you have to obtain every year till the tenure of your deposits. और ये क्रेडिट रेटिंग इनफैक्ट आप डीपीटी 3 के साथ आरओसी के पास फाइल करते हो. डीपीटी 3 रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स ऑन और बिफोर 30 जून, उसके साथ साथ आपको ये क्रेडिट रेटिंग जो आपने ऑब्टेन किया है फ्रॉम अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, वो भी आपको करना पड़ता है सबमिट. अगर आपके डिपॉजिट सिक्योर्ड है, क्या आपको बोलो चार्ज क्रिएट करना होगा ऑन योर टैंजिबल एसेट्स? इस चीज के लिए कंपलसरी कहा है आपको टैंजिबल एसेट्स के ऊपर ही चार्ज क्रिएट करना होगा विद इन अ पीरियड ऑफ, हाँ या ना? पक्का 100%, एटलीस्ट इक्वलेंट टू द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स and the interest thereon. So this was 76, which was talking about accepting of deposits from the public. इसके भी रूल्स ऑलमोस्ट सेम ही है. टेन्योर बताओ, मिनिमम मैक्सिमम? लेस देन 6 मंथ्स का एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट मिनिमम टेन्योर यहां पे भी 3 मंथ्स. क्या हुआ बेटा? हाँ, आप और आपकी दोस्त और क्या हुआ? वो दोनों आपसे ही बात कर रहे थे. ओके, कैन अ कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर अ टेन्योर लेसर देन 6 मंथ्स? अभी भी उसका ध्यान ही नहीं है. आपकी बात कर रही हूं बेटा मैं. किधर है आपका ध्यान? Okay, if you want to, you can accept deposits for a tenure lesser than 6 months, but it cannot be less than 3 months. So basically 3 to 6 months का possible है, provided it cannot be more than 10% of the paid up share capital plus free reserves plus securities premium. ऑलमोस्ट बाकी के सारे रूल्स भी सेम है. पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है. प्री मैच्योर के केस में 1% आप लेस इंटरेस्ट दोगे. अच्छा, क्या आपको डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा? इसी डिपॉजिट ट्रस्टी का क्या आप रिटन कंसेंट लोगे? और उसी के साथ क्या आप डिपॉजिट ट्रस्ट डीड डीपीटी 2 में एंटर करोगे? अरे हाँ है ना? कौन कौन डिपॉजिट ट्रस्टी की तरह अपॉइंट नहीं हो सकता? कौन कौन डिपॉजिट ट्रस्टी की तरह अपॉइंट, बोलो कौन कौन नहीं हो सकता? डायरेक्टर, की मैनेजरल पर्सन और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, कंपनी का होल्डिंग कंपनी, कंपनी का सब्सिडी कंपनी का एसोसिएट, और इफ यू आर अ डेटर ऑफ कैश, कैश मतलब क्या? डेटर ऑफ द कंपनी, कंपनी का होल्डिंग कंपनी, कंपनी का सब्सिडरी कंपनी, कंपनी का एसोसिएट, तब भी आप डिपॉजिट ट्रस्टी की तरह अपॉइंट नहीं. आप कंपनी के गारंटर, या तो आप रिलेटिव हो, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, की मैनेजर पर्सन और एम्प्लॉय, या तो यू हैव अ मटीरियल
पिक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, तब भी आप डिपॉजिट ट्रस्टी की तरह अपॉइंट नहीं हो सकते। उसके अलावा तो बाकी सारे रूल्स जो है वो सेम टू सेम है। 73 और 76 को अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो आपको 76A की पनिशमेंट लग जाती है, बराबर ना। और 76A कहता है कंपनी को लगेगा फाइन, मिनिमम फाइन इज लोअर ऑफ 1 करोड़ or 2 times the amount of deposits, and maximum fine is 10 crores, and every officer in default will be sent to jail for a period of not more than 7 years, मतलब up to 7 years। imprisonment तो भेजेगा ही, प्लस फाइन भी लगेगा 25 करोड़ से 2 करोड़, 25 लाख से 2 करोड़। आई वॉज जस्ट चेकिंग योर कॉन्सेंट्रेशन। 25 लाख से 2 करोड़ तक का फाइन भी लग सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 5। क्या बात है, वेरी गुड, सॉर्टेड है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं, चलो लेट्स चेक इट आउट। "74 is a transitional provision and that is why I am not revising that." Okay. क्या बात है? Registration of charges, chapter number 6. Let's check it out. Okay. No break. रिविजन के बाद ही ब्रेक मिलेगा आपको, ठीक है? नहीं चाहिए ना, मैं वही कह रही हूँ। हाँ वही एग्जैक्टली। आई विल लीव यू ऑल बाय 1 o'clock। मजे करो आप लोग, चलो आ जाइए। होगा ना, सब होगा बेटा। लेट्स स्टार्ट दैट। हाँ एक घंटा लगेगा अभी से। ओके सुनो ना मेरी बात, एवरीवन। We are starting with the revision of chapter number 6, which is relating to registration of charges. What is it relating to? सुनो मेरी बात, कोई भी चार्ज जो कंपनी ने क्रिएट किया है, whether the asset is in India or outside India, tangible or intangible, movable or every charge created on the asset has to be registered with the ROC, and this charge has to be registered with the ROC within a period of 30 days from the creation of the charge। सही है गलत? 30 डेज में आप ROC के पास जाते तो है चार्ज को रजिस्टर करवाने के लिए। कौन से फॉर्म में जाते हो? CHG1। और अगर सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू किया है तो CHG9। 30 दिन हो गए बट आपने चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया है। यू कैन गेट द चार्ज रजिस्टर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द चार्ज। बट यहां पे क्या आपको एडिशनल फीस देना पड़ेगा और सफिशिएंट रीजन भी देना पड़ेगा फॉर नॉट गेटिंग द चार्ज रजिस्टर्ड विद इन द ओरिजिनल पीरियड ऑफ 30 days। चलो 60 days हो गए चार्ज क्रिएट करके, अभी भी चार्ज को रजिस्टर, विल यू बी गिवन अ फर्दर पीरियड ऑफ 60 days? हाँ या ना?
बट आरओसी ये एक्सटेंशन आपको तभी ग्रांट करेगा जब आपने एड वल्नरम बेसिस पे फीस दी है, आपके साथ सफिशिएंट रीजन है और आपने डिक्लेरेशन दिया है कि हमारे क्रेडिटर्स एडवर्सली अफेक्ट। और एक बात बताती हूँ, ये तो 77 कहता है, बट 78 कहता है 30 दिनों में अगर आपकी कंपनी ने चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया है तो नेक्स्ट टाइम लिमिट के अंदर चार्ज होल्डर खुद इस चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर करवा सकता है। हाँ है ना? थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन भी पूछ लेती हूँ, 77 तो खैर शुरू किया ही है, बट आप लोग बताओ चार्ज का क्या मतलब होता है? जब कभी भी कंपनी अपनी प्रॉपर्टी या एसेट सिक्योरिटी के रूप में पेश करती है, ओके, इट इज सेड दैट इट हैज क्रिएटेड अ चार्ज एंड इट इंक्लूड्स अ मॉर्गेज एंड इट इंक्लूड्स अ, तो मॉर्गेज जब कभी भी होता है तब तो चार्ज क्रिएट होता ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अ प्लेज और अ हाइपोथिकेशन ऑल्सो वुड मीन क्रिएटिंग अ चार्ज। एसेट कहां पे इमूवेबल होती है? कहां पे एसेट मूवेबल होती है? प्लेज एंड हाइपोथिकेशन। और कहां पे मूवेबल होने के साथ साथ पोजेशन भी ट्रांसफर किया जाता है? प्लेज। This charge can be of two kinds. Which two kinds? Fixed charge and floating charge. Any charge that is created on an identifiable asset is known as a, and any charge that is created on a class of assets is known as a. अगर आप वो एसेट में डील करना चाहते हो जिसके ऊपर फिक्स चार्ज क्रिएटेड है, विल यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द चार्ज होल्डर? बट ऐसा कोई परमिशन फ्लोटिंग चार्ज के केस में आपको लेने की जरूरत नहीं है। यूजुअली फिक्स्ड चार्ज इज क्रिएटेड ऑन फिक्स्ड एसेट्स एंड फ्लोटिंग चार्ज इज क्रिएटेड ऑन, फ्लोटिंग चार्ज को अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, first it will get crystallized into fixed charge. So the process by which the floating charge gets converted into fixed charge is known as crystallization of floating charge. कब crystallization होता है? जब कंपनी ईश्वर को प्यारी होती है तब तक फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में ईश्वर का आई स्वर, एस इज फॉर स्टॉप इट्स बिजनेस, डब्ल्यू इज फॉर एंड आर इज फॉर डिफॉल्ट इन रीपेड। हाँ या ना? उसके अलावा 73 कहता है जब कभी भी आप चार्ज को रजिस्टर करवाते हो, वो डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा चार्ज क्रिएट होता है उसको आप वेरीफाई करवाते हो। नाउ इफ योर एसेट is outside India, your property or asset is outside India on which charge has been created, this verification will be done under the common seal if any. But अगर कंपनी के पास common seal नहीं है, director or an authorized person, but if this property is situated in India, this authorization will be done either by director, company secretary or an authorized officer. Yes or no guys? So this was about section number 70. जैसे ही चार्ज को आपने आरओसी के पास रजिस्टर किया है, क्या आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा इन फॉर्म नंबर CHG2? Yes or no guys? So ये था 77. Along with that 78. 77 में और एक बात लिखी थी, अगर आप आपके चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाते हो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, यू विल बी कंसिडर्ड एज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो लिक्विडेटर आपके इस चार्ज को कंसिडर ही नहीं करेगा। फॉर हिम दिस चार्ज विल बी नल, void ab initio, and you will not be considered as a secured creditor. You will in fact be treated as an unsecured creditor. In fact, अगर आप लेट रजिस्ट्रेशन भी करवाते हो और आपके पहले उसी एसेट पे किसी और ने चार्ज क्रिएट कर दिया, तो जो आरओसी के पास पहला रजिस्टर हुआ है
वो चार्ज होल्डर को आपके कंपैरिजन में प्रायोरिटी मिलेगी। यस और नो गाइस? 79, 77 हो गया, 78 हो गया। 79 दो चीजों के बारे में बात करता है। वन, मॉडिफिकेशन इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द चार्ज दैट वाज ओरिजिनली रजिस्टर्ड विद द आरओसी। और दूसरी चीज जो बात की गई है दैट इज एक्विजिशन बाय द कंपनी ऑफ अ प्रॉपर्टी विच इज ऑलरेडी सब्जेक्ट टू अ चार्ज। याद कीजिए, हमने क्लास में रिलायंस और अडानी का एग्जाम्पल लिया था। तो आप कौन हो? रिलायंस लैंड और बिल्डिंग बेच रहे हो जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज क्रिएट किया गया है इन फेवर ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। ये जो चार्ज क्रिएटेड प्रॉपर्टी है ये आप बेच रहे हो टू अडानी। इन शॉर्ट, अडानी ऐसी प्रॉपर्टी अक्वायर कर रहा है जिसपे ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है। तो ऐसे केस में अर्लियर चार्ज वेकेंट हो जाएगा और अब अडानी को न्यू चार्ज क्रिएट हुआ है ऐसा ही मानकर चलना होगा और इस चैप्टर के प्रोविजंस को फॉलो करना होगा। मतलब 77 फॉलो करेगा। वो न्यू चार्ज क्रिएट होता है तो कौन सा सेक्शन फॉलो करता है? 77 कौन फॉलो करेगा? अडानी, हाँ है ना? और इसका सेकंड पार्ट 79 का कहता है जो आपके चार्ज के ओरिजिनल टर्म्स थे उसमें कुछ चेंज हुआ है। चेंज मतलब वेरिएशन। लॉ में लैंग्वेज लिखे मॉडिफिकेशन। तो ये मॉडिफिकेशन भी क्या आरओसी के पास रजिस्टर करना जरूरी है? एंड सेम टू सेम टाइमलाइन 30, 60 डेज, फर्दर 60 डेज। यस और नो गाइस? मॉडिफिकेशन कोई भी तरीके से हो सकता है। इंटरेस्ट का रेट बढ़ा है, घटा है, रीपेमेंट का शेड्यूल बढ़ा है, कम हुआ है, चार्ज जो एसेट पे क्रिएट हुआ है वो भी बढ़ाई गई है, घटाई गई है, चेंज की गई है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी तरीके का मॉडिफिकेशन है, सेम टू सेम टाइमलाइन भी और फॉर्म नंबर भी, CHG 1, CHG 9, 30, 60, फर्दर 60। सफिशिएंट कॉस्ट, यहाँ पे एडिशनल फीस, सफिशिएंट कॉस्ट, ad valorem basis fees, creditors are not adversely affected. Yes or no guys? So that was about section number 79. जैसे ही आपने मॉडिफिकेशन रजिस्टर करवाया है आरओसी आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है CHG 3 में। Yes or no guys? Okay. नेक्स्ट, सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। जैसे ही कंपनी ने पूरे के पूरे ड्यूज दे दिए कंपनी को CHG 4 में आरओसी को इस बारे में बताना पड़ता है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days दैट आई हैव सैटिस्फाइड द चार्ज। जैसे ही CHG 4 आरओसी को मिलता है आरओसी डायरेक्टली कंपनी की बातों पे विश्वास, वो एक 14 days नोटिस देगा टू द चार्ज होल्डर कि हे चार्ज होल्डर देखो कंपनी ऐसा कुछ कह रही है कि जितने ड्यूज उसको देने थे ना वो उससे दे दिए। अगर आपको इसमें कुछ ऑब्जेक्शन है प्लीज 14 दिनों के अंदर आपका ऑब्जेक्शन बता दीजिए। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो 14 दिनों के बाद वी विल रजिस्टर दिस satisfaction of charge and issue a certificate relating to satisfaction in form number CHG 5। ये 14 दिनों की नोटिस आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर चार्ज होल्डर खुद आरओसी के पास सैटिस्फैक्शन लेकर आया है या तो फिर ये CHG 4 में कंपनी के साथ साथ चार्ज होल्डर का भी कंसेंट मतलब सिग्नेचर इन्वॉल्व था, तब ये 14 दिनों की नोटिस आरओसी को चार्ज होल्डर को देने की जरूरत नहीं है। 30 दिनों में आप नहीं लेके गए सेटिस्फैक्शन की नोटिस,
you can also go within a period of 300 days from the satisfaction of the charge on the payment of additional fees. Yes or no, guys? So this is all about section number 82. वो 87 है, तो जब 87 पे आएंगे तब रिवाइज कराओगी. हाँ, 83 क्या कहता है? 83 कोई थर्ड पार्टी आरओसी के पास आया है और एविडेंस दे रहा है कि ये जो चार्ज क्रिएट किया गया था अब वो सैटिस्फाई हो चुका है, बट आरओसी के पास तो ना कंपनी आई ना चार्ज होल्डर आया, बट फिर भी क्या आरओसी के पास पावर है टू मेक एंट्रीज रिलेटिंग टू द सैटिस्फैक्शन? हाँ या ना? और फिर आरओसी दोनों पार्टीज को नोटिस देगी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डे इट मेड द एंट्रीज इन इट्स रजिस्टर. Along with that, सर्टिफिकेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन CHG 5 में भी इशू किया जाएगा. हाँ या ना? 84, अगर कोर्ट ने कोई रिसीवर अपॉइंट किया है या तो चार्ज होल्डर ने किसी पर्सन को अपॉइंट किया है एसेट को बेच के पेमेंट रिकवर करने का, तो ये जो बंदा अपॉइंट हुआ है उसको दो लोगों को नोटिस देनी पड़ेगी, कंपनी एंड आरओसी, इन फॉर्म नंबर CHG 6 विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट. छोटा सा सेक्शन था, सेक्शन नंबर 84. 86 तो पनिशमेंट है, आप खुद कर लेना. और लास्ट सेक्शन 87 ऑफ चैप्टर नंबर 6 relating to rectification by the central government in the register of charges. दो केसेस में 87 अट्रैक्ट होता है. बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, उनको लग रहा था सिर्फ सैटिस्फैक्शन 300 दिनों के बाद तब ये सेक्शन अट्रैक्ट होता है. नहीं, क्लियरली लिखा है दो केसेस है जब 87 अट्रैक्ट होता है. यश कुमार क्या हुआ? क्या? अच्छा, तो सुनो ना मेरी बात. 87 ओए, दो केसेस में अट्रैक्ट होता है बेटा. स्प्लिट टेंस बाद में निकालो, यहां पे ध्यान दीजिए, है ना? सलून में हम बाद में भी जा सकते हैं. आ जाइए. द फर्स्ट पॉइंट दैट 87 is talking about is relating to omission. Omission in what? That we did not give an intimation to the ROC relating to the payment or satisfaction of charge within the specified time. Check. Okay, I'll just repeat section number 87 one more time because there was a lag issue. 87 दो चीजों के बारे में बात करता है. ध्यान दो, उसको बोलो तो ध्यान देने. पहली चीज जिस बारे में बात कर रहा है that is there was an omission, total omission in the payment or the satisfaction of the charge within the specified time. So basically my dear friends, 30 क्या 300 दिन भी हो गए satisfaction of charge करके, फुल पेमेंट देके, बट फिर भी आपने आरओसी को इस बारे में नहीं बताया, तो अभी भी आपके पास एक मौका है अंडर 87. या तो फिर और एक चीज कवर होती है सेक्शन 87 के अंदर, एंड दैट इज इफ देयर वाज एन ओमिशन और अ मिसस्टेटमेंट relating to certain particulars to be filed during the registration of charge or the modification of charge or the satisfaction of charge. दोनों में से कुछ भी अगर हुआ है, you're supposed to make an application to the central government.
आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ये प्रूफ कर लो कि आपका ये जो ओमिशन था या तो वो एक्सीडेंटल था या तो यू हैड सम सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट फाइलिंग दोज पर्टिकुलर्स। अगर सीजी को ठीक लगा तो सीजी आरओसी को इंस्ट्रक्शन देगी और आरओसी को अपने रजिस्टर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा और आपने जो भी फिल इन द ब्लैंक्स किए वो फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे, या तो फिर जो गलत इंफॉर्मेशन दी थी वो रेक्टिफाई हो जाएगी, या तो फिर आरओसी को एक्सटेंशन के लिए बोला जाएगा फॉर फाइलिंग द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस। तो आप क्लियरली देखो दोनों भी बातों के बारे में 87 में लिखा गया है। 300 दिनों तक आपने सैटिस्फैक्शन के बारे में आरओसी को नहीं बताया, तब भी आप सीजी के पास जाओगे और सीजी को प्रूफ करोगे ये ओमिशन एक्सीडेंटल था और यू हैड अ सफिशिएंट कॉज, तब सीजी मतलब आरडी आरओसी को डायरेक्ट करेगा कि ये बच्चे को और समय दे दीजिए, कितना समय देना है वो सीजी खुद डिसाइड करेगा और उस समय के अंदर यू विल रिकॉर्ड द सैटिस्फैक्शन। या तो फिर जब आपने चार्ज क्रिएट किया था, मॉडिफाई किया था, या सैटिस्फैक्शन के लिए जब रिक्वायर्ड फॉर्म्स दिए थे उसमें कुछ ओमिशन हो गया था या उसमें कुछ गलत लिख दिया था, तब भी आप सीजी के पास जा सकते हो। तब सीजी फिर आरओसी को डायरेक्शंस देगा टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक या ओमिशन में फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? So both the 2 points get covered under section number 87. Yes or no, guys? So this completes the exhaustive revision of chapter number 5 and 6. और ऐसे करके हमारे first 7 chapters Companies Act के हो चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के लिए और उससे भी जोरदार तालियां मेरे लिए। चलो ठीक है।